काम की बात में आपका स्वागत है। आज का विषय कुछ ऐसा है जिसे हम सब ऑफिस में महसूस करते हैं, जिसके लिए हम कोशिश करते हैं, लेकिन जिसे समझना बहुत मुश्किल है। सत्ता यानी पावर। और ये सिर्फ सीईओज या नेताओं वाली सत्ता नहीं है। ये वो पावर है जो तय करती है कि मीटिंग में किसका आइडिया सुना जाता है और किसका नहीं। बिल्कुल। ये वो अनदेखी करेंसी है जिससे ऑफिस में सब कुछ चलता है। प्रमोशन किसे मिलेगा, किसका प्रोजेक्ट पास होगा, किसे अहमियत दी जाएगी, ये सब सत्ता के खेल पर ही निर्भर करता है। और हम सब ये मानना पसंद करते हैं कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। पर क्या ये सच है? यही तो आज का बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमारे पास जो स्रोत हैं, उनमें सबसे अहम है जेफरी फेफर की किताब पावर, व्हाई सम पीपल हैव इट एंड अदर्स डोंट। हाँ, ये किताब एमबीए के छात्रों और मैनेजरों के लिए एक तरह की बाइबल मानी जाती है। क्यों? ऐसा क्या है इसमें? क्योंकि ये कॉर्पोरेट जगत की कड़वी सच्चाइयों को बिना किसी लाग लपेट के सामने रखती है। हम फेफर के विचारों की गहराई में तो जाएंगे ही, लेकिन साथ ही यूक्ले और गार्डनर जैसे दूसरे विचारकों के कुछ तरीकों को भी छुएंगे, जो बताते हैं कि लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए क्या-क्या करते हैं। बहुत बढ़िया। तो चलिए इस दुनिया के नियमों को समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। चलिए फिर फेफर के सबसे पहले और शायद सबसे चौंकाने वाले विचार से शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि हम सब एक बहुत बड़े भ्रम में जीते हैं कि दुनिया एक न्यायपूर्ण जगह है। और कॉर्पोरेट दुनिया में इसका मतलब है कि सिर्फ आपका अच्छा प्रदर्शन ही आपको आगे ले जाने के लिए काफी नहीं है। ये सुनने में गलत लगता है। हाँ, और ये बहुत से लोगों को असहज करता है। इसे मनोविज्ञान में न्यायपूर्ण विश्व परिकल्पना या अंग्रेजी में जस्ट वर्ल्ड हाइपोथेसिस कहते हैं। मतलब हमारी एक गहरी इच्छा है कि अच्छे काम का अच्छा नतीजा हो और बुरे काम का बुरा। बिल्कुल। फेफर कहते हैं कि कॉर्पोरेट जगत में ये एक खतरनाक सोच है। ये लोगों को निष्क्रिय बना देती है। लोग सोचते हैं मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ, कोई ना कोई तो देखेगा ही, और बस वो इंतजार करते रहते हैं। और फेफर सिर्फ कह नहीं रहे, वो उदाहरणों की झड़ी लगा देते हैं, जैसे स्टीव जॉब्स। हाँ, जिन्हें उनकी अपनी ही कंपनी एप्पल से जॉन स्कली ने निकाल दिया था। या फिर जेमी डिमन, जिन्हें उनके गुरु ने ही सिटी बैंक से बाहर का रास्ता दिखा दिया। होम डिपो के संस्थापक आर्थर ब्लैंक और बर्नार्ड मार्कस, उन्हें भी उनकी पिछली नौकरी से निकाल दिया गया था। इन सब का प्रदर्शन शानदार था, लेकिन वो उन्हें बचा नहीं पाया। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। खराब प्रदर्शन का मतलब ये नहीं कि आपकी नौकरी चली ही जाएगी। फेफर एक सीईओ का किस्सा बताते हैं जिसकी कंपनी का स्टॉक 80% गिर गया था। 80%? हाँ, लेकिन उसकी नौकरी बची रही। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि उसका प्रदर्शन खराब था, पर उसका अपने बोर्ड के सदस्यों के साथ मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। यहाँ सबसे कड़वा सबक यही है, अपने बॉस को खुश रखना अक्सर आपके असल काम के नतीजों से ज्यादा जरूरी हो सकता है। ये तो डराने वाली बात है। और क्या इसका कोई डेटा भी है या ये सिर्फ किस्से कहानियां हैं? नहीं, इसके पीछे रिसर्च भी है। जेम्स मैडॉफ और कैथरीन अब्राहम का एक अध्ययन है जो दिखाता है कि किसी की सैलरी का संबंध उसके प्रदर्शन से कम और उसकी उम्र और कंपनी में बिताए गए समय से ज्यादा होता है। अच्छा। हाँ, और एक और स्टडी में पाया गया कि जिन कर्मचारियों को बहुत अच्छा रेटिंग मिली, उनके प्रमोट होने की संभावना अच्छा रेटिंग वालों से सिर्फ 12% ज्यादा थी। सिर्फ 12%? सिर्फ 12%। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अच्छा काम करना ही छोड़ दें। हाँ, मैं यही पूछने वाला था। तो फिर क्या करें? सबक ये है कि सिर्फ अच्छे काम के भरोसे बैठना छोड़ दें। आपको अपना करियर सक्रिय रूप से खुद बनाना होगा। आपको सत्ता का आधार बनाना होगा। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप क्या करते हैं, बल्कि इस बारे में भी है कि लोग आपको कैसे देखते हैं और आप किसे जानते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, तो अगर सिर्फ प्रदर्शन नहीं, तो फिर क्या? वो कौन सी चीजें हैं जो किसी को शक्तिशाली बनाती हैं? क्या ये कोई जन्मजात गुण है? फेफर इस पर बहुत स्पष्ट हैं। वो कहते हैं कि ये सीखा जा सकता है। वो रॉन मेयर की कहानी बताते हैं, जो हाई स्कूल ड्रॉप आउट थे और यूनिवर्सल स्टूडियो के अध्यक्ष बने। वाओ! फेफर कुछ व्यक्तिगत गुणों की सूची देते हैं जिन्हें कोई भी विकसित कर सकता है। पहला है ऊर्जा, एनर्जी। ऊर्जा मतलब ज्यादा कॉफी पीना? उससे कुछ ज्यादा। फेफर लॉरा एसरमैन नाम की एक डॉक्टर का जिक्र करते हैं, जो कहती हैं, आप पहले झपकी लेकर दुनिया नहीं बदलते। ऊर्जा दिखती है, ये संक्रामक होती है। जब आप ऊर्जावान दिखते हैं तो लोग मानते हैं कि आप प्रतिबद्ध हैं। ये समझ आता है। और दूसरा गुण? आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज, यानी खुद को समझना, जो बेनेडुची नाम के एक एग्जीक्यूटिव का उदाहरण है, जो हर बड़ी मीटिंग के बाद एक नोटबुक में लिखते थे कि क्या सही हुआ, क्या गलत, और अगली बार वो क्या बेहतर कर सकते हैं। फेफर की एक बहुत अच्छी लाइन है, ज्यादातर लोगों के पास
20 साल का अनुभव नहीं होता, उनके पास 1 साल का अनुभव होता है जिसे वे 20 बार दोहराते हैं। वाह, ये लाइन तो चुभ गई। यानी बिना सोचे समझे बस काम करते जाना अनुभव नहीं है। तीसरा गुण है आत्मविश्वास, है ना? हाँ, और उसे सही तरीके से दिखाना जरूरी है। न्यूरोसर्जन डॉक्टर फ्रांसिस कॉनली की कहानी है। जब वो अपनी सर्जिकल टीम के साथ होती थीं, तो वो अपनी अनिश्चितता, अपने संदेह सब कुछ साझा करती थीं। लेकिन जब वो मरीज से बात करती थीं, तो वो पूरा आत्मविश्वास दिखाती थीं ताकि मरीज को उम्मीद मिले। मतलब आपको पता होना चाहिए कि कब क्या दिखाना है। बिल्कुल। और इसके बाद आती है सहानुभूति, एम्पैथी। लेकिन अब तक की बातों से तो लग रहा है कि फेफर की दुनिया में सहानुभूति जैसी नरम चीजों की कोई जगह नहीं है। यही तो दिलचस्प बात है। फेफर के लिए सहानुभूति का मतलब सिर्फ अच्छा इंसान बनना नहीं है, ये एक रणनीतिक हथियार है। ये दूसरे व्यक्ति के नजरिए को समझने की क्षमता है ताकि आप अपने एजेंडे को आगे बढ़ा सकें। मतलब सहानुभूति का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य साधने के लिए। ये सुनने में थोड़ा जोड़-तोड़ वाला लगता है। ये है, फेफर की दुनिया थोड़ी क्रूर है और आखिरी गुण इसी से जुड़ा है, संघर्ष सहने की क्षमता, कैपेसिटी टू टॉलरेट कॉन्फ्लिक्ट। टकराव से न डरना। हाँ, ज्यादातर लोग टकराव से बचते हैं, लेकिन अगर आप जरूरी लड़ाइयां लड़ने के लिए तैयार हैं, तो आपको एक बहुत बड़ी बढ़त मिलती है। एक मिनट रुकिए, इस पूरी लिस्ट में बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस का तो जिक्र ही नहीं हुआ। मैं तो सोचता था कि सबसे स्मार्ट लोग ही सबसे आगे बढ़ते हैं। जरूरत से ज्यादा आंका जाता है। बुद्धिमत्ता नौकरी का काम अच्छे से करने का सबसे अच्छा भविष्यवक्ता है, लेकिन जैसा हमने शुरू में ही कहा, सिर्फ प्रदर्शन से करियर नहीं बनता। तो ज्यादा स्मार्ट होना नुकसानदेह भी हो सकता है। कभी कभी बुद्धिमान लोग अक्सर अहंकारी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे सब कुछ अकेले कर सकते हैं, और इस चक्कर में वे सहयोगी बनाने से चूक जाते हैं, जो सत्ता के लिए बहुत जरूरी है। ये सब तो व्यक्तिगत विकास जैसा लगता है। ऊर्जावान बनो, आत्मविश्वासी बनो। लेकिन फेफर कहते हैं कि ये काफी नहीं है। इन गुणों को एक वास्तविक रणनीति में कैसे बदला जाए? मतलब शुरुआत कहाँ से करें? बहुत अच्छा सवाल है। फेफर कहते हैं कि एक बार जब आपके पास ये व्यक्तिगत टूल किट हो, तो आपको एक रणनीति बनानी होगी, और इसका पहला कदम है सही जगह से शुरुआत करना चुने। आप कहाँ से शुरू करते हैं, ये बहुत मायने रखता है। हाँ, जो लोग कंपनी के ज्यादा शक्तिशाली विभागों में काम शुरू करते हैं, जैसे किसी का कंपनी में वित्त विभाग, वे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ते हैं। लेकिन किसी को ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा विभाग शक्तिशाली है? इसके कुछ संकेत होते हैं। भौतिक स्थान देखें, सबसे ऊंची मंजिल पर कौन बैठता है, कंपनी की सबसे जरूरी कमेटियों में किन विभागों के लोग हैं। एसएपी में जिया यूसुफ का उदाहरण बहुत अच्छा है। बताइए। उनकी कोई तकनीकी पृष्ठभूमि नहीं थी, लेकिन वो कंपनी की नई कॉर्पोरेट रणनीति इकाई में शामिल हो गए, जो सीधे सीईओ को रिपोर्ट करती थी और कंपनी की सबसे बड़ी समस्या विकास पर काम कर रही थी। वो सही समय पर सही जगह पर थे। ठीक है, तो आपने सही विभाग चुन लिया। अब अगला कदम क्या है? अगला कदम है कुछ नहीं से संसाधन बनाना। सत्ता उन चीजों को नियंत्रित करने से आती है जो दूसरों को चाहिए, जैसे पैसा, नौकरी, जानकारी। लेकिन अगर आपके पास शुरू में कुछ भी नहीं है, तब भी आप संसाधन बना सकते हैं। ब्रेने ब्राउन जब कैलिफोर्निया असेंबली के अध्यक्ष बनना चाहते थे, तो उन्होंने अपने अभियान का पैसा अपने साथी सदस्यों के अभियानों में बांट दिया। उन्होंने एक संसाधन बनाया और उसके जरिए समर्थन हासिल किया। सीबीएस में फ्रैंक स्टैंटन का उदाहरण, जिन्होंने उन सभी आंकड़ों और सूचनाओं को इकट्ठा करना शुरू कर दिया जिनकी किसी और को परवाह नहीं थी। जल्द ही हर किसी को फैसले लेने के लिए उनकी जरूरत पड़ने लगी। वो खुद एक संसाधन बन गए। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण कदम है एक प्रभावी सामाजिक नेटवर्क बनाना। और नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ पार्टियों में जाकर कार्ड्स बांटना नहीं है। तो क्या है? इसका मतलब है काम को आसान बनाने के लिए रिश्ते बनाना। यहाँ फेफर मार्क ग्रेनोवेटा के कमजोर संबंधों की ताकत, स्ट्रेंथ ऑफ वीक टाइज वाले सिद्धांत पर बहुत जोर देते हैं। ये दिलचस्प है, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे सबसे करीबी दोस्त ही हमारी सबसे ज्यादा मदद करेंगे। या किसी नई परियोजना की खबर उस पुराने सहकर्मी से मिलने की ज्यादा संभावना है जिससे आप साल में एक बार मिलते हैं। यानी कमजोर संबंध? हाँ, ना कि उस दोस्त से जिससे आप रोज बात करते हैं। कमजोर संबंध आपको नई दुनियाओं से जोड़ते हैं। और इसी से जुड़ा एक और विचार है नेटवर्क में केंद्रीयता का।
मतलब अलग अलग समूहों के बीच एक पुल बनना। हाँ, अगर आप एक कंपनी में इंजीनियरिंग टीम और मार्केटिंग टीम के बीच अकेले पुल हैं, तो आप बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं, क्योंकि दोनों टीमों को एक दूसरे से बात करने के लिए आपके जरिए आना होगा। ठीक है, तो आपने व्यक्तिगत गुण विकसित कर लिए, सही जगह पर हैं, संसाधन बना लिए और एक अच्छा नेटवर्क भी बना लिया। अब आप इस सत्ता का इस्तेमाल कैसे करते हैं? आप कैसे शक्तिशाली दिखते हैं? यहाँ हम सत्ता के प्रदर्शन पर आते हैं। ये सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास क्या है, बल्कि ये भी है कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं। कुछ शोधकर्ता जैसे युकुल और गार्डनर इसे कुछ खास तरीकों में बांटते हैं, जैसे वैधता की रणनीति, मैं तुम्हारा मैनेजर हूं इसलिए तुम्हें ये करना होगा। जो दबाव डालना। हाँ, या फिर गठबंधन की रणनीति, देखो बाकी टीम भी यही चाहती है। ये तो बहुत सीधे साधे कॉर्पोरेट तरीके लगते हैं। मुझे लगता है फेफर इसे और ज्यादा नाटकीय स्तर पर ले जाते हैं। हाँ, फेफर कहते हैं कि आपको सत्ता के साथ अभिनय और बोलना सीखना होगा। वो अपनी कांग्रेसी सुनवाई में ओलिवर नॉर्थ और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष डोनाल्ड केनेडी के बीच के अंतर का एक जबरदस्त उदाहरण देते हैं। हाँ, ये किस्सा कमाल का है, जरा विस्तार से बताइए। दोनों पर आरोप लगे थे। डोनाल्ड केनेडी वकीलों की एक पूरी फौज के साथ आए, बहुत असहज दिखे, रक्षात्मक भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। वो बार बार पूछते, क्या मैं आगे बोल सकता हूँ? वो शक्तिहीन और दोषी लग रहे थे। बिल्कुल। दूसरी तरफ थे ओलिवर नॉर्थ। वो अकेले आए, पूरी तरह आत्मविश्वास से भरे हुए। वो मेज पर हाथ पटकते, अपनी उंगली उठाकर कहते, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। वो मैंने किया, मैंने कहा जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। और उन्होंने अपने कामों को देशभक्ति के एक ऊंचे मकसद से जोड़ दिया। सही। नतीजा, केनेडी की प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई और नॉर्थ एक राष्ट्रीय हीरो बन गए। ये अभिनय का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो लोग ऐसा करने के लिए कौन-कौन सी ठोस चीजें कर सकते हैं? फेफर कुछ सुझाव देते हैं। पहला, और ये सुनने में अजीब लगेगा, गुस्सा दिखाएं। गुस्सा? हाँ, लरिसा टिडिंस का शोध दिखाता है कि जो लोग नकारात्मक स्थितियों में गुस्सा दिखाते हैं, उन्हें ज्यादा सक्षम माना जाता है। उदासी या दुख को कमजोरी का संकेत माना जाता है। अच्छा। और दूसरा, जैसा नॉर्थ ने किया, बातचीत को नियंत्रित करें, दूसरों की बात में बाधा डालें, शक्तिशाली हाव भाव का उपयोग करें, और भाषा का भी बहुत बड़ा रोल है। हाँ, चर्चिल का हम हर कीमत पर जीतेंगे वाला भाषण याद आता है। 3 चीजों की सूची, विरोधाभासी जोड़े और हम बनाम वे जैसी संरचनाएं, ये बहुत शक्तिशाली होती हैं। बिल्कुल। और आखिर में एक प्रतिष्ठा बनाएं। धारणा ही सब कुछ है। और आत्म प्रचार की दुविधा से बचें। वो क्या है? यानी अगर आप अपनी तारीफ खुद करते हैं तो आप अहंकारी लगते हैं, अगर आप नहीं करते हैं तो लोग आपको अक्षम समझते हैं। इसका उपाय है कि आप दूसरों से अपनी प्रशंसा करवाएं। लेकिन ये सब करने में विरोध तो होगा ही। सत्ता का रास्ता कभी आसान नहीं होता। जब लोग आपके रास्ते में आएं तो आप क्या करते हैं? यहाँ फेपर फिर से डॉक्टर लॉरा एसरमैन की कहानी पर लौटते हैं। वो कई रणनीतियां बताती हैं। पहली, इसे व्यक्तिगत रूप से ना लें। यह सिर्फ काम है, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। दूसरी, लगातार लगे रहें। हाँ, हार ना माने। एसरमैन की दृढ़ता के बारे में कहा जाता था कि वो प्रकृति की एक शक्ति की तरह थीं, और ये भी कि कई मोर्चों पर आगे बढ़ें। जब एसरमैन को स्थानीय स्तर पर रोका गया तो उन्होंने अपनी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बनानी शुरू कर दी। और हमेशा पहला कदम उठाएं इससे पहले कि आपके विरोधी संगठित हों। बिल्कुल। और एक बहुत ही चालाक रणनीति है, अपने विरोधियों को सम्मानजनक तरीके से बाहर जाने का रास्ता दें। विली ब्राउन ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को कांग्रेस का चुनाव लड़ने में मदद की ताकि वे उनके रास्ते से दूर चले जाएं। ये सब सुनने में बहुत थकाऊ और क्रूर लगता है। इतना संघर्ष, इतनी राजनीति, क्या इस सत्ता की कोई कीमत भी चुकानी पड़ती है? हाँ, और फेफर इस पर बहुत सावगोई से बात करते हैं। सत्ता की एक बड़ी कीमत होती है। पहली है सार्वजनिक जांच। आपकी जिंदगी एक खुली किताब बन जाती है। बोइंग के सीईओ को एक आपसी सहमति वाले अफेयर के लिए निकाल दिया गया था। हर कोई आप पर नजर रखता है। सही। और स्वायत्तता का नुकसान भी। आपको लगता है कि शक्तिशाली होने पर आप जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन असल में आपको अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए उन पार्टियों में जाना पड़ता है, उन लोगों से मिलना पड़ता है जो आप शायद नहीं करना चाहते। आपका समय आपका नहीं रहता। और विश्वास की भी तो कमी हो जाती होगी। हाँ, विश्वास की दुविधा। आप कभी किसी पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते। और आखिर में फेफर कहते हैं कि सत्ता एक नशीली दवा की तरह है।
वो निक बिंकले नाम के एक बैंकर की कहानी बताते हैं जिसने अपनी उच्च शक्ति वाली नौकरी छोड़ने के बाद सचमुच में शारीरिक वापसी के लक्षण महसूस किए। जो है हमारे अंतिम सवाल पर लाता है, अगर सत्ता इतनी शक्तिशाली है तो शक्तिशाली लोग गिरते कैसे हैं? वे सत्ता खो कैसे देते हैं? फेफर का तर्क है कि ये अक्सर खुद की गलतियों से होता है, जो उसी शक्ति का नतीजा होती है जो उनके पास है। सबसे बड़ा कारण है अति आत्मविश्वास और असंवेदनशीलता। मतलब आप लोगों की सुनना बंद कर देते हैं। हाँ, आप नियमों से ऊपर महसूस करने लगते हैं। आप अपने खिलाफ बढ़ रही नाराजगी को देख ही नहीं पाते। गलत जगह पर भरोसा करना भी एक बड़ा कारण है। और दो बहुत ही मानवीय कारण भी हैं। एक है धैर्य खो देना। सालों तक लड़ाइयां लड़ने के बाद लोग थक जाते हैं और गुस्से में कुछ ऐसा कर देते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। और दूसरा है बस थक जाना। हाँ, और आखिर में समय के साथ अनुकूलन में असफल होना। दुनिया बदल जाती है लेकिन आपके तरीके वही पुराने रहते हैं। तो हमने बहुत कुछ कवर कर लिया, सत्ता के मनोविज्ञान से लेकर इसे हासिल करने और बनाए रखने की व्यावहारिक और कभी-कभी असुविधाजनक रणनीतियों तक। तो हमारे उन श्रोताओं के लिए अंतिम विचार क्या हैं जो अभी अपने करियर में इन चीजों से जूझ रहे हैं? ये सब सुनने में थोड़ा निराशाजनक भी लगता है, जैसे कि एक अच्छा ईमानदार इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। देखिए, मुख्य बात ये नहीं है कि आप एक क्रूर जोड़-तोड़ करने वाले राजनीतिक खिलाड़ी बन जाएं। मुख्य बात यह है कि आप इस बात से अवगत हों कि ये खेल खेला जा रहा है। ये मानना कि सिर्फ आपकी योग्यता और मेहनत ही आपको आगे ले जाएगी, ये भोलापन है और आपके करियर के लिए खतरनाक हो सकता है। तो इरादतन होना पड़ेगा। बिल्कुल, आपको इरादतन होना होगा। अपने कौशल का निर्माण करें, अपने संगठन के राजनीतिक परिदृश्य को समझें और रणनीतिक बने। फेफर का काम हमें यही याद दिलाता है कि कंपनियां केवल तर्कसंगत मशीनें नहीं हैं, वे मानवीय प्रणालियां हैं। और यहाँ विचार करने के लिए एक अंतिम उत्तेजक प्रश्न है जो फेफर उठाते हैं। वो कहते हैं कि पदानुक्रम यानी हायरार्की मानव समूहों के लिए एक प्राकृतिक और यहाँ तक कि पसंदीदा स्थिति है। हाँ, हमें लीडर पसंद है। तो अगर ये सच है तो क्या सत्ता के इस खेल से बचना भी संभव है, या इससे बचने का मतलब केवल उस पदानुक्रम में सबसे नीचे बने रहने का चुनाव करना है? अगली काम की बात तक इस पर सोचने के लिए कुछ है।